कहिए दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी आ रहे थे, देखे बहुत मोबाइल चला रहा है। ये मोबाइल आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और इस बात की भनक भी आपको तब लगेगी जब आप बर्बाद हो जाइएगा। क्या हुआ? व्हाट इज दिस? अरे तो दूसरा क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। कौन क्लास का था वो? टेस्ट का था। ओ, टेस्ट तो हम बंद कर दिए हैं, बहुत दिक्कत है। ठीक है, कपड़ा खींचना, खाना बनाना। बिहार पुलिस का बैच, बिहार पुलिस को ज़्यादा टाइम अभी दे रहे हैं, और जब तक बिहार पुलिस ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक टेस्ट बंद रहेगा मेरा। और कहने का मतलब ये था कि जब बैठे हुए हैं तो पिछला प्रश्न को याद करिए। ऐसा थोड़े कि सब यादें होगा, तो उसको याद करिए, और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहिए कि बिना यादों के लिए कुछ कर लेंगे। ठीक है, बहुत आदमी यही ख्याल एकदम मन में जो एकदम लड्डू फूटते रहता है कि बिना यादों कर ले हम बहुत कुछ कर ले। अब बहुत तो एकदम जोड़ता है, 60 याद कर लेंगे, 20 याद कर लेंगे, और इस तरह से परीक्षा निकाल लेंगे। तो किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहिए। जो भी प्रश्न है उन सबको आपको याद करना ही पड़ेगा, और उसको आप अचानक याद नहीं कर सकते, उसको साथ साथ ही याद कर सकते हैं, साथ साथ। अब जो कहिएगा अचानक तुरंत एक दिन बैठेंगे पूरा याद कर लेंगे, संभव ही नहीं है। एक सब्जेक्ट थोड़े है। तो प्रश्न को लगातार याद करते रहिए, बनाते रहिए। जो पीछे हो गया, जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसके सारे प्रश्न को याद करिए। अब वो तो सारे याद होनी चाहिए। तो किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना है कि आप बिना याद किए, खासकर हमारे जीएस का पूरा क्वेश्चन बिना याद किए आप जीएस में सफल हो ही नहीं सकते। तो भ्रम में नहीं रहना, एक एक चीज समझा रहे हैं। फाउंडेशन बैच में तो और अच्छा तरीके से हर चीज को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर भी आप क्वेश्चन को बनाकर याद नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए किसी को नौकरी होने वाला नहीं है, हमको भी नहीं हुआ दोस्तों। आइए, आज का जो हमारा नॉन मेटल है कौन है? कार्बन। कार्बन कार्बन एक ठोस अधातु है। अधातुओं की संख्या 22 है, जिनमें 11 गैस, 1 द्रव और 10 अधातु ठोस है। और अब तक जो आप पढ़े हैं 2 अधातु सिलिकॉन और ये कार्बन, ये दोनों ठोस अधातु है। सामान्य ताप और दाब पर ये कार्बन जो अधातु है ये आपको ठोस मिलेगा। और इस कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है ये 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 mu होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। परमाणु संख्या जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन।
और कार्बन के इस 6 इलेक्ट्रॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, यानी पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 4। यानी कार्बन आपका एक ऐसा तत्व है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह बात बताने की फिर से जरूरत नहीं है। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और शेष जो बच गया उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कार्बन एक ऐसा परमाणु, ऐसा तत्व है, तत्व में ऐसा अधातु है जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किससे? कार्बन में कोर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत कम परमाणुओं में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कोर इलेक्ट्रॉन कम। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख ही रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कार्बन का पूरा क्लासिफिकेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर इस कार्बन का आवर्त पूछेगा कि किस आवर्त में है, किस पीरियड में है, तो किस पीरियड में है? 2। एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं, जितने संख्या सेलों की होती है, वही संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। आवर्त संख्या 2 है। और आप देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में प्रवेश कर रहा है। कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में, तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या है? p ब्लॉक है। इसका ब्लॉक क्या है? p। और वैसे भी हम नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल सारे के सारे p ब्लॉक के ही है। p ब्लॉक में मेटल भी है लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। p ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु ही है, नॉन मेटल ही है। तो ब्लॉक p। और अगर p ब्लॉक का ये पता चल गया तो p ब्लॉक में हम वर्ग कैसे निकालते हैं? तो p ब्लॉक का वर्ग बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, यानी कितना? 14। तो कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 ब्लॉक p और वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन किस आवर्त का सदस्य है? 2। कार्बन किस ब्लॉक का सदस्य है? p ब्लॉक। कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? वर्ग 14 का सदस्य। और किस आधार पर यह हम कैसे निकाले, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोस्तों कार्बन को इस प्रकृति का, कार्बन को इस प्रकृति का अद्वितीय तत्व कहा जाता है या अनोखा तत्व कहा जाता है। यूनिक एलिमेंट, जिसके समान कोई दूसरा न हो। और कार्बन को अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? इसके 2 मूल कारणों से, कई कारण है लेकिन 2 मूल कारणों की हम बात करेंगे यहां पर। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है जिनमें 22 अधातु है। अब तक जो 118 तत्वों की खोज हुई है उसमें कार्बन को अनोखा तत्व कहा जाता है। अनोखा तत्व, अद्वितीय तत्व, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। अब कार्बन को अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है?
क्या कारण है अद्वितीय तत्व कहने का? तो सबसे पहले कि जितने भी जैव अणु है, जितने भी जैव अणु है, जैव अणु जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, डीएनए, आरएनए, इन सबका नाम से तो आप परिचित होंगे, है कि नहीं? इसे ही कहते हैं जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। तो जितने भी जैव अणु है, इन जैव अणुओं का निर्माण बिना कार्बन का हो ही नहीं सकता है। इन जैव अणुओं का निर्माण बिना कार्बन का हो नहीं सकता है। किधर ध्यान है जी? आए जाओ पीछे बैठो, निकलो वहां से, निकलो न रे, निकलो। अरे बोले निकलने के लिए बोले, निकलो पीछे जाकर बैठो, जाओ पीछे। जैव अणु, तो जितने भी जैव अणु है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, डीएनए, और ये सभी के सभी बिना कार्बन का बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। और अगर ये सब बिना कार्बन का नहीं बन सकता है, तो क्या इन सब के बिना क्या कोशिका बन सकता है? बताइए। और इन सब के बिना अगर कोशिका नहीं बन सकता है, तो फिर क्या इन सजीव का निर्माण संभव है? नहीं है। तो 118 तत्वों में, 118 तत्वों में केवल कार्बन को हटा दीजिए, पृथ्वी की सारी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, सारी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। फिर पृथ्वी आपका वैसे ही हो जाएगा जो स्थिति आज मंगल ग्रह की है, जो स्थिति आज चंद्रमा की है, जीवन रहित। तो देख रहे हैं कार्बन के मान, समझ रहे हैं कि नहीं? तो कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि एक अकेला कार्बन अगर इस प्रकृति से गुम हो गया तो सारी जैव विविधता, सजीवों की सारी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब कहिएगा अब तो सजीव बन चुके हैं, अब कार्बन चला जाएगा तो क्या होगा? अब बन गए तो इस सब के बिना आपका जीवन चलेगा? बताइए। हमारे भोजन के अभी अब यही ना है जिसके बदौलत हम जिंदा रहते हैं, सारे जंतु पौधे जिंदे रहते हैं। तो कार्बन को अद्वितीय तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन सभी जैव अणु का एक अनिवार्य अवयव है, एसेंशियल कंपोनेंट, अनिवार्य अवयव। कार्बन के बिना दोस्तों, कार्बन के बिना सारी जैव विविधता इस पृथ्वी पर की खत्म हो जाएगी। तो अद्वितीय तत्व कहने का पहला कारण जैव अणु। दूसरा कि कार्बन जो है, कार्बन, ये अकेले कार्बन इतने यौगिकों का निर्माण कर चुका। आप जानते हैं कि तत्व आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। तत्व आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। एक अकेला कार्बन इतने सारे यौगिकों का निर्माण कर चुका है जितना शेष 117 तत्व भी नहीं किए हुए हैं। एक अकेला कार्बन इतने ज्यादा यौगिकों का निर्माण कर चुका है कि उतना यौगिक बाकी जो 117 तत्व है वो भी नहीं कर सका। कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण कर चुका है कि अकेला कार्बन के यौगिकों को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में एक नई शाखाएं बनानी पड़ी, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बाकी 117 तत्व बच गए, उसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़कर सल्टा लीजिए। लेकिन एक अकेला कार्बन को पढ़ने के लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना होगा, और ये बात आप जानते हो।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक अकेला कार्बन लाखों, अब तक तो करोड़ों कंपाउंड का निर्माण कर चुका है। क्लियर? बात को समझ गए? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय तत्व कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर कार्बन इतने सारे यौगिकों का निर्माण कर रहा है तो फिर इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहा है और बाकी तत्व उतने अधिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर पा रहा? तो इसका कारण है कार्बन का केटेशन प्रॉपर्टी। कार्बन का केटेशन प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन गुण। कार्बन इतने ज्यादा अधिक यौगिकों का निर्माण इसलिए कर पाता है क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, केटेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब कहिएगा ये श्रृंखलन का गुण क्या है? तो श्रृंखलन का गुण है कि जब परमाणु एक दूसरे से आसानी से जुड़ते चले जाए, आसानी से जब परमाणु एक दूसरे से जुड़ते चले जाए तो इसी गुण को क्या कहते हैं? कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि लाखों हजारों कार्बन के परमाणु बड़ी आसानी से अपने में जुड़ सकते हैं। और ये केवल सीधे सीधे नहीं जुड़ सकते हैं, बल्कि शाखाएं बना करके भी जुड़ सकते हैं, शाखाएं बनाकर भी जुड़ सकते हैं, शाखाएं बनाकर भी जुड़ सकते हैं। लाखों कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। परमाणु का एक दूसरे से जुड़ने के गुण को ही क्या कहा जाता है? और सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें है? हालांकि अगर देखें तो कार्बन वर्ग 14 का तत्व है, श्रृंखलन का गुण केवल उन तत्वों में पाया जाता है जो वर्ग 14 में है। बाकी वर्ग के तत्वों में श्रृंखलन का गुण न के बराबर है। श्रृंखलन का गुण वर्ग 14 में सीसा भी है। वर्ग 14 में और कौन है? सीसा में है। वर्ग 14 में सीसा को छोड़ दीजिए तो बाकी वर्ग 14 में जितने भी तत्व है सब में पाया जाता है क्या? केटेशन प्रॉपर्टी। लेकिन जितना कार्बन में पाया जाता है उतना अधिक किसी में नहीं पाया जाता है। जितने अधिक कार्बन के परमाणु आपस में आसानी से जुड़ सकते हैं वैसा किसी और का नहीं जुड़ सकता। अत्यधिक केटेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन लाखों करोड़ों यौगिकों का निर्माण कर चुके हैं। हालत यह है दोस्तों कि हम जो भोजन करते हैं वो कार्बन का यौगिक है, हम जो घर बनाते हैं उसमें कार्बन का यौगिक है, हम जो बीमार पड़ने पर दवाई खाते हैं वो कार्बन का यौगिक है, हम जो कपास से कपड़े पहनते हैं वो कार्बन का यौगिक है। बताइए कार्बन से भागकर आप कहां जाइएगा? आप कहिएगा कि कार्बन को हटाओ तो हटा दीजिए, भोजन को हटा दीजिए, घर के लकड़ी और दीवारों को हटा दीजिए, भोजन को हटा दीजिए, दवाई को, और बाथरूम में जाते हैं प्लास्टिक का मग भी कौन से यौगिक है? कार्बन के यौगिक है। वो प्लास्टिक किसका है? कार्बन के यौगिक है। बताइए कार्बन के यौगिक हमारे जीवन में इस तरह रच बस गया है कि आप उसके बिना जीवन अधूरा है आपका, है कि ना है? अब कहिएगा घर बनाने में कार्बन का यौगिक, बिल्कुल जो आप पौधे के लकड़ी के दरवाजे बना रहे हैं वो सेलुलोज का बना हुआ लकड़ी है और सेलुलोज कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन का बना हुआ है। तो बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है। और अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है इसमें अब आपको कोई शक रह गया? एक दोस्त करें बालू में नहीं पाया जाता, ठीक है, बालू में नहीं पाया जाता है, बालू के बिना क्या काम चल सकता है? ठीक है, बालू नहीं, बालू सिलिका है, कल ही बताए थे, तो बालू में नहीं पाया जाता। तो कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो दो कारणों से। वो दो कारण कौन है तो आपको याद भी हो गया होगा।
अब आते हैं कार्बन की उपलब्धता। प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता, तो एकदम शुद्ध अवस्था में कार्बन की उपलब्धता नहीं है पृथ्वी पर, है भी तो बहुत कम। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में कार्बन की उपलब्धता नहीं है इस पृथ्वी पर। अगर आप कार्बन की खोज करने निकल गए हैं और पता लगा रहे कि किधर कार्बन है, 2 बोरा उठा करके ले जाकर छत पर रख देंगे, तो वो कार्बन बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आपको पृथ्वी के भूपर पट्टी पर नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो अब कहिएगा इतने अनोखा तत्व बेचारा हाइएन है कि हम भर भर के रखें उसको घर में, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कार्बन किस रूप में मौजूद है? अपने अपर रूप में मौजूद है, एलोट्रॉप्स। किस रूप में मौजूद है? अपर रूप में मौजूद है। कार्बन के ढेर सारे अपर रूप हैं इस पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। कार्बन अपने मुक्त अवस्था में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर तो लगभग नहीं के बराबर ही है, लेकिन कार्बन के भू अपर रूपों की कोई कमी नहीं है इस पृथ्वी पर। कार्बन के अपर रूपों की कोई कमी नहीं। अब कहिएगा ये अपर रूप क्या होता है? यह अपर रूप क्या होता है? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप, जिनके रासायनिक गुण क्या हैं? समान है। रासायनिक गुण का मतलब वो अभिक्रिया किस तरह से करेगा। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप, जिनके रासायनिक गुण क्या हैं? समान है, लेकिन उसके भौतिक गुण क्या है? उसके भौतिक गुण क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व, अवस्था, ये सबको क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। तो अपरूप एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, यानी कार्बन कार्बन परमाणु से बने भिन्न भिन्न पदार्थ जिनके रासायनिक गुण क्या है? समान है, लेकिन उनके भौतिक गुण क्या है? वो क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते। कोई दिक्कत नहीं। अपरूप एक ही प्रकार के पदार्थ है, अर्थात एक ही परमाणु से बने अलग अलग टाइप के पदार्थ है जिनके रासायनिक गुण क्या है? अपरूपों के रासायनिक गुण क्या है, लेकिन उनके भौतिक गुणों में क्या है? असमान भिन्नताएं होती। अपरूप के रासायनिक गुण क्या है, लेकिन उनके भौतिक गुणों में असमानताएं होती। कार्बन अपर रूप के रूप में इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है। तब कहिएगा कि इसका कौन कौन से अपर रूप है? तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपर रूप के बारे में। अब कार्बन के अपर रूप को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है। कार्बन के अपर रूप को भी कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में। एक क्रिस्टलाइन, इसको कहते हैं रबेदार, या हिंदी में कहना है तो हिंदी में भी आप इसे क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल। और दूसरा एमोर्फस, यानी बे रबेदार, या इसको और किस नाम से? कार्बन के अपर रूपों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में।
क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप, रबेदार अपर रूप और बेरबेदार अपर रूप। अब कहिएगा कि अपर रूप तो समझ गए कि वो एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप जिनके रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न हो। फिर अब ये क्रिस्टलाइन अपर रूप और एमोर्फस अपर रूप में क्या डिफरेंस है, समझिए इसको। क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े हुए, लेकिन फिर से समझिए चैप्टर नंबर 1 बहुत दूर हो चुका है। और क्रिस्टलीय का क्या मतलब? ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणु, पदार्थ परमाणु से बना होता है, परमाणु मिलकर अणु, अणु मिलकर पदार्थ जिनमें परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जुड़ा हुआ है। पदार्थ जिसमें पदार्थ के परमाणु या अणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जुड़ा हुआ, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ के अणु अथवा परमाणु, और चूंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम परमाणु की ही बात करेंगे। कार्बन के ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन के परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय संरचना कहेंगे। लेकिन जब परमाणु किसी निश्चित क्रम में नहीं बल्कि एक दूसरे से अनियमित तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय पदार्थ वो पदार्थ है जिसमें पदार्थ के परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम, जैसे प्रिज्म के तरह, पिरामिड के समान, चतुष्फलक के समान, त्रिभुज के समान, वर्ग के समान, आयत के समान आकृति बनाकर परमाणु जुड़ा हुआ है, तब हम कहेंगे कि यह क्रिस्टलीय पदार्थ। जबकि पदार्थ में परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में नहीं जुड़ा हुआ है, तब उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? क्रिस्टलीय ऐसे पदार्थ है जिनमें उसके परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जुड़ा हुआ है। और क्रिस्टलीय ऐसे पदार्थ है जिसमें उसके परमाणु कोई निश्चित ज्यामितीय क्रम में, बल्कि निश्चित ज्यामितीय क्रम में नहीं जुड़े हैं, बल्कि अनियमित तरीके से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन के अपर रूपों को भी कितने श्रेणी में बांटा जाता है? अब कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप की संख्या 3 है। हीरा, ग्रेफाइट और फुले। अरे अब बेरबेदार भी 3 है। कोयला, चारकोल, काजल आंखों में लगाने वाला काजल की बात ही हो रही है, ठीक है। काजल का मतलब मर्द भी लगाते हैं। सुरमा का नाम सुने हैं? ठीक है। जेंट्स लोग पहले, अब तो बहुत कम हो गया है, पहले जेंट्स का लोग जब जो है आंखों को धारदार बनाने के लिए काजल से आंखों में सुरमा बनाए करते थे। वो सब का आंख देख करके आदमी बेहोश, तो ये कातिलाना आंख होता था। हल्ला मत करिए। तो बात समझ गए? क्लियर हो गया? तो अगर आप खोजिएगा कार्बन को, पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कार्बन को खोजिएगा, खोजते रह जाइएगा, कार्बन के बदला आपको इस पृथ्वी पर क्या मिलेगा? हीरा कार्बन है। ये सब कार्बन के, यानी कि अगर प्रकृति में और भी कई बातें, हम मुख्य की यहां बात की है,
तो कार्बन इन 6 रूपों में आपको देखने को मिलेगा इस पृथ्वी के ऊपर पट्टी में, इस पृथ्वी के पर्यावरण में। कार्बन आपको हीरा के रूप में मिलेगा, कार्बन आपको ग्रेफाइट के रूप में मिलेगा, कार्बन आपको फुलेरिन के रूप में मिलेगा, और सबसे ज्यादा कोयला के रूप में मिलेगा। वो जो कोयला जलाते हैं वो क्या है दोस्तों? कार्बन है। ये अलग है कि अलग अलग कार्बन, अलग अलग कोयलों में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन कोयला मुख्यतः किसका स्वरूप है? कार्बन का। चारकोल, काजल, ये सब कार्बन के ही स्वरूप है, ये सब कार्बन के अपरूप। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए एक एक अपरूपों को हम विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका हीरा, डायमंड। अब जो कोई बोला कि हम हीरा नहीं देखे हैं, तो सब तो देखे होंगे। देखने का मतलब ये नहीं कि वास्तविक रूप से फोटो में देखे जी, ठीक है ना? तो फोटो में जो आप हीरा देखे हैं वो हीरा नहीं है। वो क्या है? वो तराशा गया हीरा है। बात को समझ रहे कि नहीं? हम यहां पर तराशे हुए हीरा का बात नहीं करेंगे, हम प्राकृतिक हीरे की बात करेंगे, जो आंध्र प्रदेश के बेल्लारी के खान से निकलता है, जो मध्य प्रदेश के पन्ना के खान से निकलता है, और दक्षिण अफ्रीका हीरा उत्पादन में अग्रणी है। रूस, ऑस्ट्रेलिया भी हीरा का बृहत मात्रा में उत्पादन करता है। तो हीरा को कार्बन का सबसे शुद्धतम स्वरूप कहा जाता है। अब देखिए, कार्बन, हीरा भी कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन, फलरीन भी कार्बन, कोयला भी कार्बन, चारकोल भी कार्बन, काजल भी कार्बन, कोक भी कार्बन। तो सभी कार्बन ही कार्बन है। तो कार्बन के इतने स्वरूपों में हीरा को, कार्बन के इतने स्वरूपों में हीरा को कार्बन का सबसे शुद्धतम स्वरूप माना गया है। कार्बन के इतने स्वरूपों में सबसे शुद्धतम स्वरूप किसको माना गया है? हीरा को माना गया है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि फलेरिन क्या है? अभी तो तुरंत देखे, फलेरिन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हमारे विस्तार से जानने के लिए, तो हीरा को कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कहा गया है। और आप जान गए हैं कि हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। और जब हम क्रिस्टलीय अपरूप की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके परमाणु एक निश्चित क्रम में जुड़ा होगा। तो अगर हीरा के क्रिस्टलीय संरचना की बात करें, हीरा के क्रिस्टलीय संरचना की बात करें, तो हीरा की क्रिस्टलीय संरचना रेगुलर टेट्रा हाइड्रल होता है। रेगुलर टेट्रा हाइड्रल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नियमित सम चतुष्फलकीय। नियमित सम चतुष्फलकीय यानी कि हीरा में जो कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में जुड़कर किस प्रकार की संरचना बनाए हैं? सम चतुष्फलकीय संरचना बनाए हैं। सम चतुष्फलकीय। हीरा की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? रेगुलर टेट्रा हेड्रल। हीरा की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? और नियमित चतुष्फलकीय संरचना में
नियमित चतुष्फलकीय संरचना में कार्बन कार्बन से जो जुड़े होते हैं, तो इसके बीच का जो बाउंड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। और हीरा में जो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, उनके बीच के बाउंड लेंथ कितना होता है? 154 पिकोमीटर होता है। बाउंड लेंथ कितना होता है? 154 पिकोमीटर। एक एक हीरा चाटने से आदमी की मृत्यु हो जाता है। किताब में तो नहीं दिया हुआ था। अभी जितनी बात 11th क्लास के एनसीईआरटी में हीरा के बारे में दिया हुआ है, उन सारी बातों को एक एक करके आपके सामने में रखे हैं, लेकिन जहरीला रहता तो दिया नहीं रहता। कहीं जिक्र तो नहीं था। हीरा चाटने, हीरा का तो इस्तेमाल आभूषण के रूप में किया जाता है। चाटने से मृत्यु होता तो पता नहीं कितना घोलट जाता अब तक क्या। क्योंकि आभूषणों के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो आसपास इधर उधर हो ही जाता है। ये कौन गैस छोड़ रहा है जी? अरे हल्ला मत करिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्लियर? आइए ध्यान देते हैं। हीरा के दो गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं। एक, हीरा को कार्बन का सबसे शुद्धतम स्वरूप कहा जाता है। शुद्धतम स्वरूप कहा जाता है। और हीरा अगर क्रिस्टलीय संरचना है तो इसकी क्रिस्टलीय अपर रूप है, तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना कैसा हो गया? रेगुलर। और हीरा में जो कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसके कार्बन के बीच का जो बाउंड लेंथ होता है कितना होता है? 154 पिकोमीटर होता है। अब देखिए कि हीरा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ। हीरा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इससे ज्यादा कठोर पदार्थ अब तक खोज नहीं हुई है। सबसे कठोरतम पदार्थ। और जब हम धातु अधातु के बीच के अंतर को समझ रहे थे, जब हम धातु अधातु के बीच के अंतर को समझ रहे थे, तो हम ये भी समझे थे कि अधातु का जो कठोरता होता है वो धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है। एक तो अधिकांश धातु गैस है, जो ठोस है वो भी मोम के तरह मुलायम है, लेकिन हीरा उसका अपवाद है। अधातु होकर भी इसकी कठोरता सभी धातुओं की तुलना में ज्यादा है। और अगर हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हीरा में कार्बन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है, चूंकि अधातु है और अधातु के बीच कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन होते हैं। हालांकि सहसंयोजी बंधन कमजोर होते, लेकिन हीरा में कार्बन के बीच का बाउंड बंधन इतना मजबूत है, वही मजबूती कारण है हीरा की कठोरता की, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हीरा इतने कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि हीरा में कार्बन के बीच का बंधन काफी मजबूत होता है। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है काफी हाई होती है, और इसलिए हीरा इतने कठोर होते हैं। क्लियर? हीरा के अगले गुण पर हम आते हैं कि हीरा पूरी तरह से
अक्रियाशील होता है, पूरी तरह से अक्रियाशील होता है, तथा यह किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। हीरा पूरी तरह से अक्रियाशील, यानी यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है। हीरा किसी भी स्थिति में किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है। चाहे गरमा दीजिए, जेसीबी लेकर दाब बढ़ा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हीरा किसी से ना रिएक्शन करेगा और न ही किसी घोल में घुलेगा। आप कहिएगा एक्वा रिजिया लाएंगे, सोना घुला दिए, हीरा क्या चीज है, नहीं घुलेगा। एक्वारेजिया में भी हीरा नहीं घुलेगा, मरकरी में भी हीरा नहीं घुलेगा। मरकरी भी बोलता है कि हमें इतनी क्षमता कि सबको घुला लेते, और आप जानते होंगे पारा, मरकरी, लोहा छोड़कर सब उसमें घुल जाता है, लेकिन हीरा नहीं घुलता है। एक्वारिजिया सोना घुल जाता है, प्लेटिनम घुल जाता है, हीरा नहीं घुलता है। हीरा पूरी तरह से अक्रियाशील है, यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यह किसी भी तरह के रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। अब आप कहिएगा कि क्या ये सच में किसी से अभिक्रिया नहीं करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। आप ठान लीजिएगा कि इसको हम अभिक्रिया करवा कर ही रहेंगे, और अगर आप इसको ठान ही लिया कि हम अभिक्रिया करवा कर ही रहेंगे, तो आप क्या करिएगा? आप इसको करिएगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में लगातार गर्म, क्योंकि अभिक्रिया करने के लिए, उत्तेजित करने की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि क्या करिए, उसको गर्म करिए। गर्म करते करते सोना पगला जाता है, वो भी रिएक्शन कर लेता है क्लोरीन से। तो अब कहेगा हीरा को भी हम गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, कभी तो ये अभिक्रिया करेगा ना। करते रहिए गर्म, करते रहिए गर्म, गर्म करते करते पहुंच जाइए क्या? तो जब हीरा को वायु के उपस्थिति में गर्म करते रह जाइए, करते रह जाइएगा, अंत में यह क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? तो हीरा कार्बन है। गर्मी बर्दाश्त किया, लेकिन आप भी लगे रहेंगे ना, गर्म करेंगे। तो हीरा को वायु की उपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस, हीरा को वायु के उपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर यह किस में बदल जाता है? और इसको, इस प्रक्रिया को कहते हैं हीरा को बर्बाद कर देना। हीरा को वायु के उपस्थिति में जब 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? और कार्बन डाइऑक्साइड बनने में आपको कोई शक नहीं है। हीरा कार्बन है, ऑक्सीजन में गर्म करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन अगर ऐसा कर दिए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीरा को बर्बाद करना। हमने हीरा को बर्बाद कर दिया, मतलब गर्म करते करते हीरा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल दिया। तो हीरा को अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करिएगा, बहुत ज्यादा गर्म करिएगा, तो वो बेचारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन फिर भी टेम्परेचर कितना पर जाकर? 2000 पर जाकर। उससे कम में हीरा अपने आप को संभाले है। लेकिन यही अगर हीरा को वायु, कहने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर गर्म करे, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वायु के उपस्थिति में हीरा को पर्याप्त गर्म करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
अगर हीरा को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, लेकिन वहीं हीरा को अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का स्वरूप। क्लियर? अगला कि हीरा उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा उष्मा और विद्युत का, और यह चीज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अधातु है, अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा कार्बन है, कार्बन है अधातु है, और अधातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक क्यों होते? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फर्स्ट क्लास में ही समझे थे हम, अधातु और धातु के बीच जब पर्याप्त अंतर किए थे तो इसको समझे थे कि अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, और अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण वे उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो हीरा भी अधातु है, कार्बन के अपर रूप है, ये उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये उष्मा और विद्युत का कुचालक। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कभी कभी हीरा का घनत्व भी पूछ दिया जाता है। तो हीरा का घनत्व याद रखना है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और कभी कभी तो हीरा का अपवर्तनांक भी पूछा है 2.417। अपवर्तनांक इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन है? हीरा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन है? हीरा। इससे अधिक अपवर्तनांक किसी और माध्यम का नहीं है। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक को हिंदी में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि अगर हमें प्राकृतिक तौर पर हीरा कोयला के खदानों में ही मिलता है ज्यादातर, नहीं सॉरी, कभी कभी, ज्यादातर हम बोल, कभी कभी कोयला के खदानों में भी हीरे के अंश मिलते हैं। हीरा के तो खान है, हालांकि भारत के पास बहुत कम खाने हैं हीरा के जहां से हीरा निकलता है। लेकिन कृत्रिम तरीके से भी हीरा को निर्मित कर सकते हैं, और कृत्रिम तरीके से हीरा को निर्मित करने के लिए जो विधि है वो है मोएंसा। विधि कौन सी विधि? मोएंसा विधि। अंग्रेजी में इसी तरह लिखते हैं। मोएंसा विधि वह विधि है जिस विधि के द्वारा कृत्रिम तरीके से हीरे को बनाया जाता है। कृत्रिम तरीके से हीरे को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो भी जानना चाहिएगा आप। तो मोएंसा प्रोसेस को समझ लीजिए। मोएंसा प्रोसेस में एक क्रूसिबल लिया जाता है। क्या? क्रूसिबल समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? बर्तन समझिए, बर्तन, दैट इज कॉल्ड बर्तन। और बर्तन में लेते हैं क्या? लोहा प्लस चारकोल। लोहा प्लस क्रूसिबल में बंद कर देते हैं। क्रूसिबल में बंद कर देते हैं।
और फिर इसको गर्म करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस। क्रूसिबल यानी एक खास प्रकार का बर्तन जिसके अंदर में लोहा और चारकोल को हम क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए और गर्मा दिए इसको। कितना, इतना गर्म होने के बाद लोहा पिघल जाता है। लोहा 1500 डिग्री पर पिघल जाता है। कितना कर दिए हैं, तो लोहा पूरी तरह से अंदर का क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और उसमें चारकोल घुल जाएगा। यानी चारकोल पिघला हुआ लोहा में घुल जाता है। लोहा पिघल गया और उसमें चारकोल घुल गया। उसके बाद इस क्रूसिबल को अचानक तेजी से क्या करते हैं, ठंडा। अचानक तेजी से क्या करते हैं, ठंडा। ठंडा करने पर चारकोल जो लोहा में घुला हुआ है, ठंडा करने पर लोहा फिर अपने ठोस अवस्था को प्राप्त करता है। तो अचानक तेजी से ठंडा करने पर पिघला हुआ लोहा जिसमें चारकोल घुल चुका है, जब वह लोहा ठंडा होकर ठोस अवस्था में आता है तो वह अपने में पिघले हुए चारकोल पर इतना अधिक दाब डालता है कि चारकोल का कुछ भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीरा में, और कुछ भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यही है मोइंसा प्रोसेस। अब आप कहिएगा कि पहले बताते ना घरे पर भट्ठी लगा देते हैं क्या बहुत कम मात्रा में बनता है। तो समझ गए ना, मोइंसा विधि से क्या तैयार किया जाता है, कृत्रिम विधि से हीरा। और हीरा तैयार करने का टेक्निक क्या है, प्रोसेस क्या, ये समझिए। प्रोसेस यही है कि लोहा पिघला दिए, चारकोल घुला दिए, अचानक ठंडा किए, लोहा ठंडा होकर जब ठोस अवस्था में आया तो अपने में पिघले हुए चारकोल पर अत्यधिक दाब डाला। चारकोल पर अत्यधिक दाब डालने के कारण चारकोल का कुछ भाग किसमें कन्वर्ट हो गया और कुछ भाग ग्रेफाइट। ये लोहा कहां गया, लोहा इसी में है, कहीं गया नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हीरा के बारे में इतना ही जानना है। क्या हुआ, पारावैगनिक किरण, पारावैगनिक किरण हीरा को पार कर जाता है, ठीक है ना। पारावैगनिक किरण या एक्स किरण या कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हीरा को पार कर जाता है। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, पूरे आ गई। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, तब हम ग्रेफाइट पर जाएंगे। चलिए, हीरा तो बहुत समय खींच लिया, अच्छा क्या करिएगा, बहुत महंगा है इसलिए। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन है, और हीरा से होकर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार करके निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी हीरा एक्स किरण का हीरा को पार कर जाएगी, बिल्कुल पार कर जाएगी। एक्स किरण भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। हीरा की क्रिस्टलीय संरचना नियमित सम चतुष्फलक है। हीरा में कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना कैसा, नियमित सम चतुष्फलक। हीरा में कार्बन के बीच बंधन दूरी कितना, 154 पिको। हीरा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है, क्योंकि हीरा में कार्बन के बीच की बंधन शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। हीरा किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है और हीरा किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। हीरा को जब वायु की उपस्थिति में 2000 गर्म करेंगे किसमें कन्वर्ट होगा, और हीरा को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हीरा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और हीरा को वायु की उपस्थिति में गर्म कर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देना हीरा का बर्बाद हो जाना है। हीरा को वायु की अनुपस्थिति में बहुत गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हीरा कार्बन परमाणुओं से बना है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव होने के कारण हीरा उष्मा और विद्युत का क्या होता है, हीरा का घनत्व कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है,
इससे ज्यादा अपवर्तनांक वाला कोई दूसरा माध्यम। और मोएंसा विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है? हीरा को बनाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम आते हैं हीरा के दूसरे क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट जो है, सबसे पहले हीरा का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा का क्रिस्टलीय अपरूप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना की हम बात करें तो ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना हेक्सागोनल लेयर लैटिस, हेक्सागोनल लेयर लैटिस, हिंदी में से कहते हैं षटकोणीय जालक। हेक्सागोनल लेयर लैटिस, षटकोणीय जालक, इसकी क्रिस्टलीय संरचना है। अब कहिएगा ये आकृति कैसी होती है, हमको दिखा दीजिए। छोड़िए ना, याद रखिए। क्या देखिएगा? षटकोणीय मतलब 6 कोण वाला। तो हीरा की क्रिस्टलीय संरचना समचतुष्फलकीय थी, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? षटकोणीय जालक के रूप में होती है। और इसमें कार्बन के बीच की जो बंधन दूरी होती है वो 141.9 पिकोमीटर अर्थात 142 पिकोमीटर। हीरा में कार्बन परमाणु के बीच की बंधन दूरी कितनी थी? 154। और ग्रेफाइट में कार्बन के बीच की बंधन दूरी 142। ग्रेफाइट के बारे में दूसरा कि ग्रेफाइट अत्यंत ही मुलायम होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल स्नेहक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीस, वही बॉल बेरिंग में भरने वाला। ग्रेफाइट अत्यंत ही मुलायम होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल स्नेहक बनाने में किया जाता है। अब आपको थोड़ा सा अचंभा होता होगा कि इसी का भयारी अभी तुरंत कठोर पर कठोर था, इसके साथ ऐसा कौन सी घटना घट गया कि बेचारा मुलायम का भी हद पार कर गया। इतना मुलायम की ग्रीस बना रहे हैं इससे। इसका क्या कारण है? ग्रेफाइट के अत्यंत कठोर होने के कारण हम उसके बंधन शक्ति की बात किए थे कि ग्रेफाइट में कार्बन की बंधन शक्ति ही इतनी मजबूत है कि जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कठोर है। लेकिन ग्रेफाइट की मुलायम होने का कारण का मतलब बंधन से नहीं है, इसके संरचना में क्या है? लेयर। इसके संरचना में क्या है? ग्रेफाइट की जो संरचना है, परमाणु का एक लेयर
उसके ऊपर परमाणु का दूसरा लेयर, और उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर सब लेयर एक के ऊपर एक फिसल सकता है। तो ग्रेफाइट के संरचना में जो परमाणु के कई लेयर बने हैं, षटकोणीय लेयर, उसके ऊपर दूसरा षटकोणीय लेयर, उसके ऊपर तीसरा षटकोणीय लेयर, उसके ऊपर चौथा षटकोणीय लेयर। तो ग्रेफाइट की संरचना ऐसी है कि उसमें परमाणु षटकोणीय आकृति में जुड़े हुए हैं और एक के ऊपर एक लेयर बनाए हुए हैं, और वो लेयर एक दूसरे पर फिसल सकता है। यही कारण कि हीरा अत्यंत मुलायम होता है। सॉरी, ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है। क्लियर हो गया? तो ग्रेफाइट, जैसे कि ग्रेफाइट का परमाणु, इसका परमाणु एक के ऊपर एक इस तरह व्यवस्थित है। आप एक परमाणु को लेयर मानिए और दूसरा ये लेयर एक दूसरे पर क्या कर सकता है? फिसल सकता है। इसीलिए ग्रेफाइट अत्यंत ही मुलायम होता है। ग्रेफाइट अत्यंत ही मुलायम होता है। क्लियर? अगला, ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, जिसके कारण इससे बैटरी के इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड की हम बात करें, बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। हीरा ऊष्मा और विद्युत के कुचालक थे, लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के क्या है? सुचालक है। तो अगर ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, तो ऐसे इसके साथ कौन सी घटना घट गई? क्योंकि ये भी कार्बन के परमाणु का बना हुआ है, हीरा भी कार्बन के परमाणु का बना हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ग्रेफाइट का जो कार्बन परमाणु है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बंधित रहता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? मुक्त रहता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रकृति ने इसे ऐसे ही बनाया है। मानव को तो यह हाथ क्यों होता है, इसका कारण आप नहीं पूछ सकते। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है, जिसमें 3 बंधित रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? मुक्त। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? मुक्त रहता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहने के कारण ही ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के क्या हो जाते हैं? कुचालक। सॉरी, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक। इलेक्ट्रोड बंधित। क्लियर? कोई दिक्कत ना। ग्रेफाइट की अगली विशेषता, ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने से कागज पर काले निशान उभर आते हैं। काले निशान उभर आते हैं, जिसके कारण इससे पेंसिल बनाए जाते हैं। पेंसिल आप देखे होंगे, चाहे नटराज का पेंसिल ले लीजिए कि अप्सरा का कि क्लासमेट का। हाँ, पेंसिल रखे हैं ना। हाँ,
उसमें काला काला क्या है? ग्रेफाइट। अब आप कहिए ग्रेफाइट तो मुलायम होता, ग्रीस बनाए थे, ये पेंसिल में आकर कठोर कैसे हो गया? तो कठोर उसको बनाया गया ताकि आप ठीक से लिख सकें। वो अपने बिल्कुल शुद्धतम अवस्था में पेंसिल में मौजूद नहीं है। तो ग्रेफाइट की एक खास बात की, ग्रेफाइट को कागज पर रगड़िएगा तो कागज फटेगा नहीं, कागज पर काले निशान पड़ते जाएंगे। और इसी विशेष गुण के कारण पेंसिल का निर्माण किससे होता है? क्लियर है बात? समझ गए कि नहीं? हालांकि एक धातु सीसा भी एक ऐसी धातु थी जिसको कागज पर रगड़ने से कागज पर काला निशान आ गया था। सीसा की बात करते हैं, कांच की नहीं, क्योंकि हम रोज के लाइफ में कांच को सीसा ही बोलते हैं। तो कभी कभी सीसा नाम से गड़बड़ा जाते हैं लोग, कांच समझ लेते हैं। तो धातु में एक धातु सीसा था जिसमें सेम टू सेम वही गुण है जो गुण किसमें है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने पर काला निशान पड़ जाता है, इसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होता होगा, क्योंकि आप पहले जान चुके हैं कि बेचारा अत्यंत मुलायम है, कि कागज पर रगड़ते हैं तो कागज भी इसको मुंह दिखा देता है, तुम्हारा औकात है जी, फाड़ेगा तुम हमको। क्लियर? अब अगर आप ग्रेफाइट को भी मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, तो यह भी किस में बदल जाएगा? वायु की उपस्थिति में। क्योंकि आप पहले ही जान चुके कि अपरूप के रासायनिक गुण एक समान होते हैं कि नहीं? अगर हीरा गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था तो ग्रेफाइट भी गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फ्लोरीन भी गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रासायनिक गुण सबके क्या होंगे? समान होंगे। तो ग्रेफाइट को भी बहुत ज्यादा गर्म करने पर आपका ग्रेफाइट हीरा के तरह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन इसे ग्रेफाइट का बर्बाद होना नहीं कहते हैं। उसके बाद अगला गुण आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रेफाइट कुछ पदार्थों से जैसे कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ग्रेफाइट कुछ पदार्थों से अभिक्रिया करता है। ग्रेफाइट कुछ पदार्थों से अभिक्रिया करता है। हीरा तो किसी से अभिक्रिया नहीं किया था। हीरा किसी से अभिक्रिया नहीं किया था, पूरी तरह से अक्रियाशील था हीरा। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट कुछ क्रियाशील है, यानी कि कुछ पदार्थों से यह रिएक्ट कर जाता है। हालांकि ग्रेफाइट किसी धातु अधातु से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ पदार्थों से जैसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हीरा के तरह पूरी तरह से अक्रियाशील नहीं है। ग्रेफाइट हीरा के तरह पूरी तरह से अक्रियाशील नहीं है। क्लियर? अब आइए ग्रेफाइट को बना लेते हैं। ग्रेफाइट को बनाना है। ग्रेफाइट को बनाने के लिए पहले आपको लाना पड़ेगा क्या? बालू। फिर आपको लाना पड़ेगा एंथ्रासाइट कोयला। चलिए भाई इसको गर्म करिए, 3500 कर दीजिए, 3000 कम लग रहा है, 3500 मार देते हैं। बालू ना है जी, 1-2 हजार को तो बालू वैसे थम लेगा।
बालू और एंथ्रासाइट कोयला को भट्टी में डालकर गर्म कर दिए 3500 डिग्री। अब कहिएगा इतना गर्म, हाँ इतना गर्म। इतना गर्म करने के बाद बनता है सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बैलेंस हुआ जी। 3 कार्बन 2 1 3 कार्बन, ठीक है बैलेंस हो गया। अब इतना ही ताप पर आपका ये सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा, सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा और सिलिकॉन कार्बाइड इसी टेम्परेचर पर अपघटित होकर सिलिकॉन और कार्बन में बदल जाएगा और यही कार्बन आपका क्या है, ग्रेफाइट है। यही कार्बन आपका क्या है, ग्रेफाइट है। शिवम पांडे पूछ रहा है क्या पेंसिल से करंट पास हो सकता है, चेक करिए लीजिए ना क्या वैसे ग्रेफाइट से पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। नहीं चेक नहीं करना है जी। ग्रेफाइट बनकर रेडी है, देख लिए ना। ग्रेफाइट बनकर नहीं रेडी है, सिलिकॉन भी रेडी है। डबल डबल। अब कहिए सिलिकॉन लेकर क्या करेंगे, सिलिकॉन इतना इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सिलिकॉन का इतना महत्व है कि अमेरिका के एक जिला का नाम ही एक स्टेट का नाम ही सिलिकॉन वैली है कि नहीं है। भारत के भी बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये ग्रेफाइट बनाने गए थे, सिलिकॉन भी बनकर रेडी है, डबल फायदा। क्लियर हो गया, ग्रेफाइट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेफाइट में सब कुछ याद होते जा रहा है कि नहीं। जितना चीज बता रहे हैं सब क्वेश्चन में है, नोट में है कि नहीं, क्वेश्चन में है। इसीलिए क्वेश्चन बनाइए। इस चैप्टर में हम वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे क्वेश्चन का, इसीलिए इतना डिटेल में हम जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर है बहुत बड़ा, पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना लग जाता है। कहिए सबसे पहले ग्रेफाइट की क्रिस्टल की संरचना क्या है, हेक्सागोनल लेयर लैटिस। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की बंधन दूरी 142 पिको। ग्रेफाइट अत्यंत ही मुलायम होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल क्या बनाने में, और ग्रेफाइट इतने मुलायम इसलिए होते हैं कि ग्रेफाइट में परमाणु एक के ऊपर एक लेयर बनाकर रहते हैं और वो लेयर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट अत्यंत ही मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्योंकि ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने पर कागज पर काले निशान उभर आते हैं, इसीलिए इससे हम क्या बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं। ग्रेफाइट को भी वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्रेफाइट हीरा की तरह पूरी तरह से अक्रियाशील ना होकर यह कुछ पदार्थों से अभिक्रिया करता है। हीरा को कैसे बना सकते हैं वो आपके सामने, ग्रेफाइट को कैसे बना सकते हैं, समीकरण बैलेंस है ना सब। कोई दिक्कत। अब आइए विकास कुमार करें, घर पर बना सकते हैं कि नहीं। घर पर आप क्वेश्चन याद कर लीजिए ना, नौकरी कर लीजिए, तकर बाद नौकरी हो जाएगा ना, उसके बाद घर पर लैब बना दीजिएगा और गांव का सब बच्चा बनाएगा, आपका सब बच्चे बनाएगा क्या। घर पर जब बनाने का समय था तब बनाए नहीं, अब काहे उतना मेहनत करिएगा। चलिए, डायमंड बनाने में कितना खर्च लगेगा, बहुत बहुत खर्च से ज्यादा पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा क्या। फुलेरीन
फुलेरीन, यह भी कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना है, सॉरी क्रिस्टलीय अपरूप है। और इस कार्बन के इस क्रिस्टलीय अपरूप को, कार्बन के इस क्रिस्टलीय अपरूप को अमेरिकी वैज्ञानिक बकमिस्टर फलर ने किया था। किसने किया था? इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? बकमिस्टर फलर ने किया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फलेरीन। फुलेरीन नहीं, फलेरीन होता है। और इंग्लिश में लिख देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? फुलेरीने पढ़ेंगे ना? हाँ फुलेरी, ठीक है। FULLERENE, ये अंग्रेजी नाम है, तो फुलेरीन ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फुलेरीन जो कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, इसकी खोज सर्वप्रथम बकमिस्टर फलर, अमेरिकी दर्शन शास्त्री या वैज्ञानिक बकमिस्टर फलर ने किया था। इसलिए इसका नाम फलेरीन पड़ गया या फुलेरीन पड़ गया। और अगर इसके क्रिस्टलीय संरचना की बात करिएगा तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना जियोडेसिक डोम या फुटबॉल के समान होता है, या बक्की बॉल भी कह सकते हैं, या बक्की बॉल, बक्की बॉल, बॉल ही यानी गेंदे की बात है, कोई स्पेशल कुछ है नहीं। तो फलेरीन की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है उसका नाम है जियोडेसिक डोम। और ये जियोडेसिक डोम संरचना हूबहू किसके समान? फुटबॉल के समान। और फुटबॉल नहीं कहिएगा तो इसे बक्की बॉल भी कहा जाता है, यानी कि कार्बन के किस अपरूप की क्रिस्टलीय संरचना बक्की बॉल की तरह होती है? फुलेरीन की। अब इस फुलेरीन क्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप फुलेरीन की बात करें तो फुलेरीन के एक अणु में कार्बन के 60 परमाणु जुड़े रहते हैं। फुलेरीन को संकेतात्मक रूप से भी लिखा भी क्या जाता है? C60। कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़ने पर फुलेरीन के एक परमाणु, एक अणु का निर्माण होता है। यह 60 सबसे न्यूनतम है, 60 सबसे न्यूनतम है जो फुलेरीन के एक अणु में रहते हैं। इससे भी ज्यादा रहते लेकिन इससे कम नहीं रहते। बकमिस्टर फलर ने जो फुलेरीन को पहली बार खोजा था, उस फुलेरीन के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु थे? 60। लेकिन अगर वर्तमान में बात करिएगा तो 70, 150, 200 तक परमाणु वाले फुलेरीन के अणु को खोजे जा चुके हैं। लेकिन पहली बार जो बकमिस्टर फलर ने खोजा था उसमें फुलेरीन के उस अणु में कितने कार्बन के परमाणु जुड़े थे आपस में? 60। यानी एक अणु में कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़ करके कैसी संरचना का निर्माण करते हैं? फुटबॉल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है? फलेरीन को कैसे बनाया जाता है? तो फलेरीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को गुजारना पड़ता है इलेक्ट्रिक आर्क से। किससे? इलेक्ट्रिक आर्क से।
इलेक्ट्रिक आर्क समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते, प्रैक्टिकल नहीं दिए थे इंटर में बढ़िया से ना, दिए थे या भारतीय भवन सब किताब ने पढ़े थे? भारतीय भवन सब की किताब जो आता था उसमें पीछे में फिगर सब बना रहता था कि ये पर्सनली वन है तो इलेक्ट्रिक समझिए ना, इलेक्ट्रिक आर्क एक उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा दे करके उष्मा उत्पन्न किया जाता है, सिंपल। तो जब काफी गर्म इलेक्ट्रिक आर्क से ग्रेफाइट को गुजारा जाता है तो किसका निर्माण होता है? फुलेरिन का निर्माण होता है। अब फुलेरिन जो है इसका जो अगर उपयोग कहिए तो कोई खास उपयोग नहीं है उसका। हाँ, कैंसर के रोगियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फुलेरिन का या फुलेरिन का। उसके अलावे फुलेरिन पोटेशियम से अभिक्रिया करके पोटेशियम बकाइट का निर्माण करता है। पोटेशियम बकाइट, इसे यानी K3C60 को बकाइट ही पढ़ते हैं, अब क्या करिएगा। और ये 18 डिग्री सेल्सियस पर ये पोटेशियम बकाइट सुपर कंडक्टर अति चालक के तरह व्यवहार करते हैं। यानी पोटेशियम बकाइट का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? पोटेशियम बकाइड सुपर कंडक्टर अति चालक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये 18 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में इस्तेमाल होता है? सुपर कंडक्टर के रूप में। और सब पदार्थ एकदम -190, -175, -135 इतना टेम्परेचर पर जाकर सुपर कंडक्टर की भूमिका में आते हैं। ये आपका 18 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की भूमिका में आ गया है। तो फुलेरिन के बारे में इतना याद रखना है, काफी है। क्लियर? फुलेरिन के बारे में इतना याद रखना है। इसकी खोज किसने किया है? बकमिस्टर फुलर ने किया है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना कैसी है? जियोडोसिक डॉन। इसके एक अणु में न्यूनतम कार्बन के कितने परमाणु? 60। न्यूनतम अधिकतम कितना भी हो सकते हैं। क्लियर? अब कार्बन की जो अक्रिस्टलीय कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप है उसमें पहला आपका क्या है? कोयला। ये बताने की तो विशेष जरूरत है नहीं, क्या कोयला देखे हैं, कोयला सुने हैं, कोयला उपयोग किए हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। अब कोयला के बारे में विशेष जाना है तो चैप्टर नंबर लास्ट 14 उल्टाइए ना, ईंधन वाला चैप्टर, ईंधन, उसमें कोयला के बारे में जिक्र है। बस वहीं से 2 बार नजर दौड़ा लेना है, क्या है कि ना है। दूसरा क्या है? चारकोल। चारकोल। अब चारकोल कैसे बनाना है? चारकोल को बनाना पड़ता है आपको निम्न कोटि का कोयला को, जैसे कि हम जो अधिकांश कोयला उपयोग करते हैं वो बिटुमिनस कोयला है। वो कैसे कोयला है? संसार में 80% कोयले की जो किस्म मौजूद है वो बिटुमिनस कोयला है। लेकिन पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ये सब बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो निम्न कोटि के कोयले को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? चारकोल में। लेकिन कैसे? तो निम्न कोटि के कोयले को
वायु के सीमित मात्रा में, निम्न कोटि के कोयले को वायु के सीमित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं, वायु के सीमित मात्रा में जब गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है, हिंदी में भंजन आसवन कहलाता है। किसी भी पदार्थ को वायु के सीमित मात्रा में गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है, भंजन आसमन कहलाता है। तो जब हम कोयला का भंजन आसमन करते हैं तो क्या बनता है? चारकोल। अब कहिएगा कोयला से आप चारकोल बना लिए, क्या इससे फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि आप निम्न कोटि के कोयला को चारकोल में बदले हैं, और इससे क्या हुआ? इस चारकोल में निम्न कोटि के कोयले से कार्बन की मात्रा कई गुना ज्यादा अधिक हो जाती है और ये एक बेहतर ईंधन हो जाते हैं। लेकिन कोयले के भंजन आसमन क्या समझ गए ना? अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वायु की सीमित मात्रा में गर्म करना ही क्या कहलाता है? भंजन आसमन कहलाता है। तो जब हम कोयला का भंजन आसमन करते हैं चारकोल बनता है। कोयला की जगह आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो लकड़ी चारकोल हो जाएगा। उसके जगह आप हड्डी का इस्तेमाल करिएगा तो वो हड्डी चारकोल, अस्थि चारकोल हो जाएगा। लकड़ी से भी चारकोल बनाया जाता है। कहीं कहीं बिकते भी देखे होंगे कि यहां लकड़ी का कोयला मिलता है। वो लकड़ी का कोयला नहीं है, वो लकड़ी का चारकोल है। कोयला बना देगा। कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्लियर? बस समझ गए ना? लकड़ी से भी हम चारकोल बना सकते हैं, गोईठा से भी चारकोल बना सकते हैं। बस समझ रहे ना? गोईठा। और तीसरा क्या है? काजल। काजल स्टैंडर्ड वर्ड हो गया। कालिख, कालिख देखे है ना? हाँ, तो काजल जो है, जो आंखों में लगाए जाते हैं, वो भी कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। क्लियर? कोई दिक्कत? मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। हाँ, कल क्लास है। कोई घर नहीं गया है, नौकरी करने वाले सब पटना में है। अब बाकी ऑनलाइन है। विकास कुमार बोले किताब में पंचाभुज हेक्सागोनल का मतलब षटभुजीय होता है। ठीक है। ललन कुमार, अनुष्का कुमारी, अंकित कुमार, सोनू यादव, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक का प्राइस नहीं पता है हमको, प्राइस कितना है? कोई कमेंट कर दीजिए वो प्राइस। कल लाइब्रेरी खुला है, कल क्या परसों भी खुला है, अब परसों के बाद जो भी आता है वो उस दिन भी खुला है, और बता रहे छठ के दिन भी लाइब्रेरी खुला रहेगा।